हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 12 का जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के। तो देखते हैं कि हमारे यूपी बोर्ड में जो सन 2022 में जो पेपर आया था वो कैसा था। तो चलिए एक बार आप उस पर नज़र डालिए, इसके बाद देखते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन बने थे और उनके बारे में हम जो है डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है ना, विस्तार पूर्वक। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको एक। पहले आप एक बार जो है पेपर पर नज़र डाल दीजिए कि पेपर कैसा आया हुआ था। चलिए मैं पेपर दिखा देता हूँ आपको जीव विज्ञान का। ये सन 2022 में किस प्रकार का पेपर आया था, तो एक बार चलिए नज़र डालिए इसमें। ये रहा पेपर, ये है गौरव पांडे नाम के लड़के का पेपर है। चलिए जो मैं आपके सामने इसको लेकर आया हूँ, चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ आपके पेपर में। पहले देखिए इसमें दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। फिर दिया गया है इसमें ये निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, मतलब आपको इसमें से सारे प्रश्न करना है, सभी खंड के प्रश्न करना है, ठीक है। पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए बहुविकल्पीय में देखते हैं इसमें बहुविकल्पीय में कैसे क्वेश्चन बने हैं, और आप ये भी देखते चलेंगे कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है, जबकि पेपर में फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। तो आप बताइए कौन सा आभासी फल नहीं है। तो देखिए इसमें दिया गया सेब है, स्ट्रॉबेरी है, अखरोट है और आम है। तो इसमें देखिए आभासी फल भी पढ़ाए गए हैं आपको और सत्य फल भी बताए गए हैं, है ना। ये आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया है, याद कीजिए आप लोग। तो देखिए इसमें मैंने बताया था कि ऐसे फल या ऐसे बीज जो अंडाशय से विकसित होते हैं, है ना, या निषेचन के द्वारा विकसित होते हैं, तो वे जो है सत्य फल कहलाते हैं। तो इसमें जो है आंसर जो हो जाएगा आपका आम हो जाएगा। बाकी हम ये कह सकते हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं या जो वो अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं, तो उन्हें हम आभासी फल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अंगूर हो जाता है, संतरा, अंगूर है, संतरा है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, ये सब सेब है, ये सब किस में हो जाते हैं, आभासी फल में आ जाते हैं। आइए पूछा क्या है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा आभासी फल नहीं है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आम, ठीक। चलिए इसमें एक ही प्रश्न है। अब आगे देखते हैं, पेज पलटते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर इसमें। चलिए ये पेपर आया, ठीक है, ये है ख नंबर। इसमें पूछ रहा कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है। तो इसमें देखिए AUG जो लगा हुआ है, ठीक, ये सही जगह पे लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कोडोन और एंटीकोडोन आपको पढ़ाए गए हैं, है ना। AUG मतलब ये आप एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल सभी पढ़े हैं आपने। तो बस उसमें जो है इसमें से जो है ये टोटल जो कोडोन होते हैं ये 64 कोडोन माने गए हैं, जिनमें से 3 जो है समापन कोडोन होते हैं और एक जो है प्रारंभन कोडोन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में दिए गए हैं UAG, UGA और UAA, ये समापन कोडोन है, और जो एक पहले नंबर पर दिया गया है AUG, ये आपका प्रारंभन प्रकूट है, ठीक है। अब है ग नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विघटित प्रदूषक है। तो ये प्लास्टिक होता है, ये सभी लोग जानते हैं। आगे देखिए घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। यह भी हाल ही में पढ़ाया गया है आप लोगों को, मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे, है ना। ये जो आपका जो है पर्यावरण से संबंधित कोई चैप्टर था, है ना, उसी में आपको ये पढ़ाया गया था कुकरैल। तो कहाँ पे था, लखीमपुर खीरी में, है ना। चलिए देखते हैं आगे। फिर है टैपेटम कहाँ स्थित होता है। ये विकल्प आपके चारों हो गए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न नंबर
2 आता है। और ये आपके आधे लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें देखिए टाइपटम पूछ रहा है, टाइपटम कहाँ स्थित होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है और इसके कार्य भी, है ना। तो टाइपटम मैंने जब बताया था, जब परागकण बनाए थे ना, तो परागकण कहाँ बने थे, तो ये पराग कोश के अंदर बने थे, जहाँ 4 लघु बीजाणु धानियाँ मिली थी। तो ही 4 लघु बीजाणु धानियों के अंदर जब आपने उसकी संरचना देखी थी, तो वहाँ पर सबसे पहले बाह्य परत थी, फिर अंतःस्थीशियम थी, फिर मिडिल लेयर थी, मध्य परत, इसके बाद टाइपटम आई थी। टाइपटम के अंदर ही जो है परागकणों का निर्माण हुआ था। तो अब टाइपटम के कार्य क्या थे, तो टाइपटम के कार्य में आपने देखा था कि जो है परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य कर रही थी। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, तो ये जो है 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। यानी हम देखें तो एक बार में इन्होंने जो है 1 जोड़ी लक्षणों को ही लिया था और 7 जो है लक्षणों का अध्ययन इन्होंने मटर पौधे में किया था। फिर है किस पैथोजन के कारण हाथी पाँव या एलिफेंटियासिस रोग होता है, यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है, ये भी आपको पढ़ाया गया है लगभग। ठीक है, आगे देखते हैं RDNA में R क्या है। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन आपका जो है कुछ मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, ये RNA होता है, RDNA इसमें दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा फोकस ना कीजिएगा। अगर इसका सॉल्यूशन मैं देखूंगा तो आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं। आगे निकेत को परिभाषित कीजिए। तो निकेत को जानते हैं कि ये किसी जीव को उसके रहने के स्थान को, है ना, यानी जीव जहाँ पे रहते हैं उनके आवास को जो है निकेत कहा गया है। ठीक है ना, जीवों के रहने के स्थान को निकेत कहा गया है। अब आगे देखते हैं, यह है प्रश्न नंबर 3। IVF तथा GIFT का पूरा रूप लिखिए। तो ये भी मैंने बताया था, IVF जो कि समय जोरों पर चल रहा है, ऐसे जोड़े नर मादा के, ऐसे जोड़े जिन्हें प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो वे इसका IVF का सहारा ले सकते हैं। IVF का अगर पूर्ण रूप हम बताएं तो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तथा GIFT दिया गया है जो होता है गैमेट इंटरफैलोपियन ट्रांसफ़र, इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इस टिप्पणी लिखना है जिसमें थोड़ी बड़े होते हैं। ठीक है, तो असंग जनन भी आपको पढ़ाया गया। देखिए टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको बताए गए हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर जिसको जो समस्या हो आप बताते जाइएगा, तो मैं उसको जो है सॉल्व करा दूँगा। ठीक है ना। सिंड्रोम में जहाँ बात की थी तो हमने बताया था कि सिंड्रोम वही होते हैं जब गुणसूत्रों में कोई कमी या अधिकता हो जाती है। ठीक है ना, वैसे सामान्यतः 46 गुणसूत्र होना चाहिए। अगर गुणसूत्र में या तो बढ़ोतरी हो जाए या तो कमी आ जाए, या 46 से कम 45 हो जाएं या 47 हो जाते हैं, तो वो किस जोड़ी के गुणसूत्र में ये कमी और अधिकता हो रही है, इसके द्वारा जो है सिंड्रोम होते हैं। जैसे मैंने सिंड्रोम आपको पढ़ा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए पेपर कैसे आते हैं, और आप ये भी अनुमान लगा पा रहे होंगे कि जो मैंने पढ़ाया सब कुछ फंस रहा है पेपर में आपके। एल्कोहल के दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं, ये सभी जानते हैं बिल्कुल, है ना, कि एल्कोहल क्या प्रभाव हैं। ये हमारे लीवर को यानी यकृत को क्या करता है, उसको कुप्रभावित करता है। ठीक है, उसको क्षति पहुंचाता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट में क्या अंतर है, ये आपको बताए गए हैं। जैव विविधता और हॉट स्पॉट दोनों, है ना, जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में आपको बताया गया है। फिर आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनको देखते जाइए। प्रश्न ये आपको कराए गए हैं कि नहीं, बस इतना आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहाँ अभी जो है करा नहीं पाएंगे। फिर किसी दिन जो है हम इसको जो है आज पेपर दिखा दें, इसके बाद हम जो है आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा भी करेंगे विस्तार से। ठीक है, क्योंकि एक दिन में पूरा पेपर कराने में थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। इसमें देखिए परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो परागण भी आप जानते ही हैं। परागण मैंने बताया था कि परागण जो है ये कई विधियों से होता है, पर मुख्य रूप से 3 विधियों से बताया जाता है, जल परागण, वायु परागण और कीट परागण, है ना। ये 3 परागण होते हैं। फिर है प्लेसेंटा पर एक टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो प्लेसेंटा जानते हैं, प्लेसेंटा अपरा को बोलते हैं, है ना।
अपरा या आंवल होती है। अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, ये मेंडल के नियमों में आप देखेंगे जब आनुवंशिक चैप्टर पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता दोनों बताए गए थे और वहाँ पृथक्करण का नियम भी बताया गया था। ठीक है, फिर है जैव विविधता का महत्व समझाइए। तो जैव विविधता यानी जीवों के किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जीवों की विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं, जानते ही हैं। जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो है ये भी बताया गया कि वर्णन करना है, तो लंबे क्वेश्चन हैं, बड़े हैं, है ना, इनके आंसर बड़े बड़े हैं। जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। ये भी 3 नंबर के हैं। फिर है मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखना है ना। तो ये सबको बताए गए हैं, जिसमें अगला हाँ मलेरिया की 4 प्रजातियों के नाम और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख भी करना है। ठीक है, और है मानव में एवियो रुधिर वर्ग की वंशागत का वर्णन करना है। तो एवियो रुधिर वर्ग में इनको भी मैंने बताया था। देखिए, जहाँ तक आपको पता होगा कि एवियो रुधिर समूह में मैंने बताया था कि रुधिर वर्ग 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है एवियो रुधिर वर्ग, दूसरा था RH रुधिर वर्ग। एवियो रुधिर वर्ग में मैंने बताया था कि ये 4 प्रकार के हो रहे थे, रुधिर वर्ग A, B, AB और O। ठीक है, ये सब पढ़ाए गए हैं। और हमने ये भी बताया था कि जब माता का रुधिर वर्ग A हो और पिता का B हो तो संतानों में संभवतः रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, ये भी आपको बताया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे निम्न पर टिप्पणी लिखना है। भ्रूण कोष पर, विपुंसन पर, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी इसको जो है एक बार दिखा देता हूँ पेपर आपको, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। जिसको जो समस्या हो, जो नहीं पढ़ाया गया, आप कमेंट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए हम आगे मॉडल पेपर कराएंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी लोग जो है हमारे इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर कर देना अपने मित्रों को भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, भ्रूणीय प्रवर्धन भी पढ़ाया गया है, सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया गया है ना। पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है, बायोगैस का उत्पादन भी बताया है ना। आगे देखिए, जो नहीं पढ़ाया गया ये बताइए आप। ठीक है, तो हम इसको जो है, जो चीज़ आपको कठिन लगती है, जो नहीं मिल रही ढूंढे, उसको बताइए, तो हम यहाँ पे जो है कराते जाएंगे। वैसे भी मैं जो है बायो के जो सोच रहा हूँ कि एक एक चैप्टर का जो है एक दिन में अध्ययन आपको कराता चलूँ, उसके बारे में चर्चाएं करते चलें, तो आपकी बायोलॉजी का जो तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो सकेगी। पुष्पी पादप में निषेचन पश्च घटनाओं की व्याख्या करना है, अथवा में आया है। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का चित्र बनाने के लिए आया है ना। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, अथवा में है पुष्पी पादप में निषेचन पश्च घटनाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। ये 5 नंबर के हैं, इधर देखिए। तो मादा जनन तंत्र का चित्र हमने बनाया था और दिखाया था आपको, और नर जनन तंत्र का भी हमने चित्र बनाकर दिखाया था, है ना। इसके बाद है वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करना है, अथवा में दिया गया है वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करना है, ये भी आपको पढ़ाया गया है। दूसरी बात है औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये भी सूक्ष्म जीव भी पढ़ाए गए हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जहाँ पढ़ाए गए हैं वहाँ पे आप इनको ढूंढेंगे, मिल जाएगा। आरडीएनए तकनीक पर एक निबंध लिखना है। अच्छा, चलिए आरडीएनए, ये 2 बार आया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको जरूर कराऊंगा। ठीक है ना, आरडीएनए तकनीकी। इसके बाद है समष्टि को परिभाषित कीजिए, अथवा में आया है। आप इसको कर सकते हैं 9वां नंबर में, या तो फिर समष्टि को परिभाषित कीजिए। ये समष्टि आपको पढ़ाई गई है ना। समष्टि पढ़ाया गया है जहाँ पे, वहाँ समुदाय भी पढ़ाया गया है। ये दोनों हेडिंग मैंने एक साथ पढ़ाई है, आपको याद होना चाहिए, समष्टि और समुदाय, है ना। इसके विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करना है। फिर आइए देखते हैं प्रश्न नंबर, ये है प्रश्न नंबर 9 का पहला। आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है पेपर आपका ये खत्म होता है। अब इधर जो है वही चीज़ इंग्लिश में दी गई है। ठीक है, हाँ, ये सब इंग्लिश में उसी चीज़ को दिया गया है कन्वर्ट करके, जिसको जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आप इसको जो है अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हिंदी मीडियम के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उसमें हमने ये पेपर सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है ना, चलिए।
ये देख लीजिए एक बार। ठीक, चलिए तो इस वीडियो में हमने जो है आपको मॉडल पेपर दिखा दिया है। अब जिसको जहाँ पे समस्या हो वो आराम से जो है कमेंट करके हमसे पूछेगा, तो हम जो है ज़रूर उसको बताएंगे। और हम सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि प्रत्येक दिन जो है अपनी क्लास में एक एक चैप्टर का जो है सॉल्यूशन कराते हैं आपको, ठीक है ना। रोज़ एक चैप्टर यदि हम करते हैं तभी जो है आपकी परीक्षा में समय शेष है, तो तब तक में हम जो है एक बार पुनः रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो में केवल इतना ही बनाना चाहूँगा, इसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।